और चलिए सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनाव की, इसको लेकर यूपी भाजपा अध्यक्ष की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। भूपेंद्र चौधरी की नई टीम के साथ लखनऊ में बैठक शुरू हो रही है। नई टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं और बैठक में 45 प्रदेश पदाधिकारी और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल हैं। निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र चौधरी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं। तो देखिए ये बैठक शुरू हो गई है और निकाय चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक है। आज ही निकाय चुनाव का बिगुल भी बजने जा रहा है और इन सब के बीच बीजेपी ने कमर कस ली है और देखिए उसके पहले ही निकाय चुनाव में के पहले होने वाली बैठक शुरू हो गई है। भूपेंद्र चौधरी की नई टीम के साथ लखनऊ में बैठक शुरू हो गई है और नई टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। बैठक में 45 प्रदेश पदाधिकारी शामिल हैं और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल हैं। और एक और बड़ी खबर है, निकाय चुनाव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। उन्होंने बोला कि भाजपा की तैयारियां पूरी हैं, सपा की साजिश फेल हो गई, क्योंकि भाजपा ये लगातार कह रही थी कि सपा के ही एक बड़े नेता के भाई कोर्ट गए थे और इसलिए पूरा मामला लटका था। और अब केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भाजपा की तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो साजिश थी वो फेल हो गई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां। सर, ये ओबीसी आयोग बना, उसने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चुनाव कराया जाए और आज जो है नोटिफिकेशन वो जारी होगा। बीजेपी की क्या तैयारी है? कैसे पिछड़ों का आरक्षण ना मिल पावे और भाजपा पर और सरकार पर आरोप लगाने को उन्हें मौका मिल जाए, ऐसी बहुत गहरी साजिश उन लोगों ने की थी। लेकिन उनकी साजिश का पर्दाफाश भी हो गया और उनकी साजिश फेल भी हो गई और अब 27% ओबीसी आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव संपन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी की बूथ से लेकर के और पूरे प्रदेश स्तर तक मजबूत तैयारी है। और हम नगर निकाय चुनाव में, चाहे वह नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका, चाहे नगर पंचायत, पार्षदों सहित बहुत शानदार सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो लोकसभा के चुनाव से पहले ये निगम चुनाव होंगे स्थानीय निकाय के, एक तरीके से सेमीफाइनल बीजेपी मान रही है इसको। जब भी कोई चुनाव होता है तो आप लोग सेमीफाइनल बना देते हो, लेकिन हमारे लिए हर चुनाव फाइनल ही चुनाव होता है। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि बीजेपी के लिए हर चुनाव फाइनल है, हमारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को उन्होंने निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा कि सपा की साजिश फेल हुई। इन सब बीच बीजेपी की बड़ी बैठक भी शुरू हो गई। देखिए बैठक की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 45 पदाधिकारी और 6 जो क्षेत्रीय अध्यक्ष वो पहुंचे हैं। दिलीप पटेल जो कि काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, शहजानंद राय गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हैं। कमलेश मिश्रा हैं, अवध क्षेत्र के हैं, वो पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह हैं, ब्रज क्षेत्र के हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष। सत्येंद्र सिसोदिया हैं, पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष। तो ये सभी लोग पहुंचे हैं और 45 प्रदेश पदाधिकारी भी हैं जो इस बैठक में मौजूद हैं। तो बैठक शुरू हो गई है और चलिए सीधे रुक करते हैं बीजेपी मुख्यालय का, जहां पर हमारे सहयोगी अनुभव बने हुए हैं। अनुभव, सियासी आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, बीजेपी की बड़ी बैठक भी शुरू हो गई है, पूरे मिशन मोड में आ गई बीजेपी। अभी शाम तक चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन बीजेपी ने कमर कस ली है। देखिए बिल्कुल, बीजेपी कहती है कि वो 24/7 काम करने वाली पार्टी है। यानी अगर आप देखिए चुनाव हो ना हो, लेकिन उनके जो कार्यक्रम हैं, अभियान है, वो लगातार चलते रहते हैं। और अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, तो पहले तो दिसंबर में घोषित होने वाले थे। बीजेपी ने तभी अपनी कमेटियां प्रभारी नियुक्त कर दिए थे, पर उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद नई टीम हाल ही में भी घोषित हुई है, हालांकि ज़्यादातर चेहरे पुराने हैं, लेकिन आज उनकी पहली बैठक बुलाई गई है। जहां पर हम मौजूद हैं, भीतर जो आप देख रहे हैं, वहीं पर जो हॉल है, वहीं पर ये बैठक हो रही है। और अगर आप देखिए तो जिस तरीके से ये पूरी बैठक बुलाई गई, एक तो सारे नवनियुक्त पदाधिकारी बुलाए गए हैं और उनके साथ एक परिचयात्मक बैठक होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसको लेकर रणनीति तय होगी, क्योंकि 761 निकाय हैं यूपी में और उसके लिए जो पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश मंत्री हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, यानी उनको प्रभारी बनाया जाएगा। और इसके अलावा अन्य भी चीज़ें, अन्य जो बदलाव होने हैं बीजेपी में, जैसे आप देखिए अब
चूँकि सभी 6 क्षेत्रों में नए क्षेत्रीय अध्यक्ष आए हैं तो नई क्षेत्रीय टीम होगी। इसके अलावा जो जिला अध्यक्ष हैं, कहा जा रहा है कि तकरीबन 30% से ज़्यादा जिला अध्यक्ष 98 संगठनात्मक जिले हैं तो तकरीबन 35 के आसपास नए जिला अध्यक्ष बनाए हैं। वो भी सारी चीज़ें हैं। और फिर 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव है इसे बीजेपी एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर ले रही है और इसीलिए आज ये बैठक बुलाई गई है कि क्या जिम्मेदारी किसकी रहेगी, किस पदाधिकारी को क्या भूमिका निभानी है, खासतौर से इस स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर। हमने देखा सुबह से ही पार्टी कार्यालय पर भीड़ है। सबसे पहले सुबह तकरीबन 9:30 बजे ही यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह आए। वो दिल्ली से सीधा लखनऊ पहुंचे, पार्टी कार्यालय पहुंचे। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह वो तो कहीं निकले हुए थे, वो भी पहुंचे। फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आए और उसके बाद जो पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू हुए। अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और बैठक में यही सारी चीज़ें रहने वाली। इसके अलावा 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस होगा तो उसको भी सभी 75 जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में और संगठनात्मक 98 जो ज़िले हैं वहाँ पर बीजेपी बहुत धूमधाम से मनाएगी। सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो जाएंगे और वहाँ पर भी कार्यक्रम होंगे। तो आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बन रही है, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति भी तय हो रही है और जो मिशन 80 है लोकसभा चुनाव को लेकर उसके लिए बीजेपी की ये टीम 53 टीम 53 भी तैयार है। बिल्कुल नजरें बनाए रखिएगा। अनुभव आपके पास आएंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, गृहमंत्री अमित शाह का 7 अप्रैल को यूपी दौरा है। कौशाम्बी महोत्सव के उद्घाटन में शामिल होंगे अमित शाह। सांसद खेल स्पर्धा के समापन और दलित सम्मेलन में भी शामिल होंगे। भाजपा सांसद विनोद सोनकर ये कौशाम्बी महोत्सव करवा रहे हैं। तो गृहमंत्री अमित शाह का 7 अप्रैल को यूपी दौरा है। कौशाम्बी महोत्सव के उद्घाटन में शामिल होंगे अमित शाह। सांसद खेल स्पर्धा के समापन और दलित सम्मेलन में भी शामिल होंगे। भाजपा सांसद विनोद सोनकर ये कौशाम्बी महोत्सव करवा रहे हैं और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह 7 अप्रैल को कौशाम्बी में होंगे और कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। खेल महाकुंभ भी है और वहां से सांसद हैं विनोद सोनकर, वो करवा रहे हैं। तो सांसद खेल प्रतिस्पर्धा में भाजपा सांसद विनोद सोनकर करवा रहे हैं, कौशाम्बी महोत्सव करवा रहे हैं और इसके समापन समारोह में पहुंचेंगे। उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे अमित शाह। सांसद खेल स्पर्धा का समापन होगा और कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन होगा, इसमें अमित शाह शामिल होंगे। निकाय चुनाव पर आज आरक्षण की सूची जारी होगी। आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक है। आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर नगर निकाय चुनाव को लेकर। नगर निकाय चुनाव पर आज आरक्षण की सूची जारी होगी। आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। सबसे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, अध्यादेश लाया जाएगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि आज शाम को ही नगर विकास विभाग जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर देगा। तो निकाय चुनाव का आज नोटिफिकेशन जारी हो सकता है क्योंकि शाम को योगी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। शाम 4 बजे ये बैठक होगी और आरक्षण में संशोधन का जो अध्यादेश है वो लाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन भी उसके तुरंत बाद जारी किया जा सकता है। तो सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा की बैठकें शुरू हो गई हैं। बसपा भी संगठन स्तर पर मजबूती के साथ लगी हुई है और सपा भी तैयारियां कर रही है। अयोध्या में रामनवमी पर राम भक्तों को विशेष तोहफा दिया जा रहा है। इस बार राम भक्त हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी अयोध्या का दर्शन कर सकेंगे। ये खास तोहफा पर्यटन विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। आज से ये सेवा 15 दिन तक चलेगी और इस हेलीकॉप्टर में एक बार में 7 श्रद्धालु एक साथ यात्रा कर सकेंगे। एक श्रद्धालु को 3000 रुपए का किराया देना होगा। पर्यटन विभाग की तरफ से इस बार रामनवमी के मौके पर विशेष सौगात राम भक्तों को दी गई है। इस बार राम भक्त जो हैं वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वह पूरी अयोध्या को देख सकेंगे, वो भी मात्र 3000 रुपये में। देखिए ये वही हेलीकॉप्टर है जो
कल से राम भक्तों के लिए चलाया जाएगा और राम भक्त इसी पर बैठ करके पूरी अयोध्या का भ्रमण कर सकते हैं, सभी मठ मंदिरों को देख सकते हैं, राम मंदिर को देख सकते हैं। राम भक्तों को पर्यटन विभाग एक नई सौगात देने जा रहा है, वो भी रामनवमी के मौके पर। या पहली बार ऐसा होगा कि राम भक्त जो है वह हेलीकॉप्टर पे बैठ करके पूरी अयोध्या को देख सकेंगे और पूरी अयोध्या का भ्रमण भी कर सकेंगे, वो भी मात्र 3,000 रुपये में। ये जो हेलीकॉप्टर है ये लगभग 15 दिन चलाया जाएगा और राम भक्तों की अगर मांग रही तो ये कार्य है इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। यानी कि जिस तरह से राम भक्तों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग ने पूरी की है कि जो राम भक्त अयोध्या का भ्रमण कैसे कर सकें, अयोध्या को पूरी तरह देख कर कैसे सकें, जिसके लिए ये हेलीकॉप्टर चलाया गया है। अभूतपूर्व है कि राम भक्त जो हैं वो राम मंदिर का दर्शन भी अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से कर सकेंगे। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। राहुल गांधी को बंगला खाली करने के लिए मिले नोटिस के बाद से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अपना घर देने के लिए तैयार है। वाराणसी में कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने अपने घर के बाहर मेरा घर राहुल गांधी जी का घर का पोस्टर लगा दिया। ये पोस्टर अजय राय ने अपनी पत्नी रीना राय के साथ मिलकर लगाया। अजय राय ने कहा कि आज हम सब ने, हमारे परिवार के लोगों ने ये मन बनाया है कि हम सब अपना घर राहुल गांधी को समर्पित करेंगे। राहुल जी आए हमारे घर में रहें, ये घर उनका है और निश्चित रूप से ये घर उनके लिए समर्पित है। तो देखिए नोटिस मिला है, दरअसल राहुल गांधी को उनकी जो संसद सदस्यता रद्द हुई उसके बाद बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। और देखिए वाराणसी में अजय राय ने पोस्टर लगा दिया, मेरा घर राहुल गांधी का घर। ये अभियान चला दिया है कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी का घर मेरा घर है, ये अजय राय ने कहा है। क्या है मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान, ये भी हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। राहुल गांधी का आवास खाली कराए जाने से कांग्रेसी नाराज है। राहुल गांधी जी जो 11 तुगलक लेन रोड पे रहते थे, मोदी सरकार ने विशेष रूप से इनके लोगों ने, लोकसभा अध्यक्ष ने वो मकान खाली कराने के लिए आदेश कर दिया है कि उनका मकान खाली कर दिया जाए। तो आज हम सब लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने मन बनाया, मैं, मेरी पत्नी, हमारे बच्चे, कि हम सब लोग अपना घर राहुल गांधी जी को समर्पित करेंगे और राहुल जी आएँ हमारे घर में रहें। ये घर उनका है और निश्चित तौर से ये घर उनके लिए समर्पित है। और आम आदमी की बात, साधारण आदमी की बात, गरीब आदमी की बात, जन जन के, देश के लोगों की बात राहुल जी उठा रहे हैं। तो राहुल जी को कहीं से भी हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। राहुल जी की कहीं भी उनकी मनोबल की, उनकी चीज़ों को हम कमज़ोर नहीं होने देंगे। तो क्या है मेरा घर राहुल गांधी का घर अभियान, ये हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद बंगला खाली करने का नोटिस मिला उन्हें। राहुल गांधी का आवास खाली कराए जाने को लेकर कांग्रेस आक्रोशित है और कांग्रेस ने राजनीतिक अभियान के रूप में बदलने की रणनीति बना ली है। मेरा घर राहुल का घर अभियान के तहत कांग्रेस नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। प्रयागराज के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने इस अभियान की शुरुआत की है। अजय राय ने अपने घर के बाहर राहुल गांधी के नाम का बोर्ड चस्पा किया। अजय राय ने राहुल गांधी के समर्थन में अपना घर उनके नाम कर दिया। घर खाली कराने को अजय राय ने तानाशाही कार्रवाई बताया है और अब कांग्रेस के नेता हर घर राहुल का अभियान चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ बड़े नेताओं ने इस तरीके से ही अपने घर को राहुल गांधी का घर बता दिया है। तो अजय राय की हम देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने बाहर पोस्टर लगा दिया है, मेरा घर राहुल गांधी जी का घर। उनका कहना है कि राहुल गांधी जी की जो मनोबल वाली लड़ाई है उससे हम कमज़ोर नहीं होने देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। स्वार और 96 सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है। 10 मई को चुनाव है, 13 मई को रिजल्ट आएंगे। स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई थी, वहीं 96 सीट राहुल प्रकाश के निधन से खाली हुई थी और अब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 10 मई को चुनाव है, 13 मई को रिजल्ट आएंगे। स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला की सदस्यता गई थी, वहीं 96 सीट से राहुल प्रकाश विधायक थे जिनका निधन हो गया था और अब इन दोनों सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है।
और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ गए। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कुछ कहा है इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में? जी देखिए उद्देश्य, अगर बात करें जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई थी, उसके बाद से लगातार विधानसभा अध्यक्ष ने जब वो सीट रिक्त घोषित की थी, उसके बाद जब निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी हुआ तो आज कर्नाटका विधानसभा चुनाव का ऐलान हो रहा था। और उसी ऐलान के साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर भी उस चुनाव का ऐलान हुआ है। तो आज जहां से अब्दुल्ला आजम से चूंकि अब वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको जिस तरीके से सजा हुई है उसके बाद वो अयोग्य हो गए हैं, अगले कई वर्षों तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं अगर बात करें तो 96 सीट जो कि मिर्जापुर की है, वहां से राहुल प्रकाश विधायक हुआ करते थे, लेकिन लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। कैंसर बीमारी थी उनको, उनका निधन हो गया था, जिसके बाद वो सीट रिक्त हुई थी। और इसके बाद अब आज चुनाव आयोग ने दोनों ही सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। 10 मई को वहां पे अगर बात करें तो मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब देखिए अविनाश, एक तरफ निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है, दूसरी तरफ विधानसभा की तारीखें भी आ गई हैं। मतलब चुनावी सरगर्मी जो उत्तर प्रदेश में है वो और बुलंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, और जैसे अगर बात करें तो जो मई का महीना होने वाला है उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ज्यादा सियासी गर्माहट वाला महीना होने वाला है, क्योंकि निकाय चुनाव भी जहां एक तरफ होंगे वहीं 2 सीटों पर भी उपचुनाव होगा। एक सीट जो कि बीजेपी के खाते में रही है अपना दल के साथ, वहीं अगर बात करें तो एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रही है। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। अब देखना यह है कि जिस तरीके से रामपुर की सीट में आजम खान ने अपने वहां पे जो सबसे निकटतम व्यक्ति थे उनको टिकट दिलाया, तो क्या स्वार सीट में वो अपने निकटतम उम्मीदवार को टिकट दिलवाते हैं या फिर कौन वहां पे उम्मीदवार होता है और कौन वहां से चुनाव लड़ता है, और बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाती है ये भी देखना होगा। वहीं अगर बात करें जिस तरीके से 96 सीट रही वो अपना दल के पास रही है, बीजेपी उसके साथ सहयोगी पार्टी है, तो अपना दल ही हो सकता है वहां से अपना उम्मीदवार उतारे। और देखना यह कि अपना दल अगर उम्मीदवार उतारती है तो पीछे वहां से उम्मीदवार उतारती है। शुक्रिया अविनाश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। देखिए बड़ी खबर है, स्वार विधानसभा सीट और 96 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को रिजल्ट आएंगे, यानी कि 1.5 महीने का वक्त है और 1.5 महीने के बाद चुनाव होने हैं। 10 मई को चुनाव होगा, 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को रिजल्ट आएंगे। स्वार विधानसभा सीट से अब्दुल्ला की सदस्यता गई थी, जबकि 96 सीट से राहुल प्रकाश जो विधायक थे उनका निधन हुआ था, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।